जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ़े आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 86। आज हम जिन एरियाज़ के सब्सटेंटिव प्रोसीजर स्टडी करने जा रहे हैं वो है इन्वेंट्री और प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। इन्वेंट्री और प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। अच्छा, इन्वेंट्री से रिलेटेड ही एक और टॉपिक भी है जो कि हमारा किसी और चैप्टर में डिस्कस हुआ है। वो टॉपिक है कंट्रोल से रिलेटेड कि कंट्रोल्स ओवर इन्वेंट्री काउंट। जब इन्वेंट्री काउंट देखें, इन्वेंट्री में सबसे अहम प्रोसीजर क्या है भला? इन्वेंट्री काउंट। ठीक है, इन्वेंट्री काउंट का मतलब क्या है? ईयर एंड पे चेक करना इन्वेंट्री का बैलेंस कितना मौजूद है। तो इन्वेंट्री काउंट के ऊपर गुड कंट्रोल्स होने चाहिए ना, ताकि जो भी बैलेंस आइडेंटिफाई होता है इन्वेंट्री का, अगर गुड कंट्रोल्स के मुताबिक इन्वेंट्री काउंट किया जाएगा तो हमारी तसल्ली होगी क्या कि जो इन्वेंट्री का बैलेंस आया है वो ठीक है। तो इन्वेंट्री काउंट के ही ऊपर, इन्वेंट्री काउंट के ऊपर कुछ कंट्रोल्स होते हैं। तो वैसे तो चैप्टर हम पढ़े हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर का, लेकिन चूंकि कंट्रोल उससे रिलेटेड है और एक और वजह भी है, एक और वजह के कंट्रोल्स में आई कैप का फेवरेट टॉपिक है ये इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शंस। तो इसलिए मैंने एक वो टॉपिक जो कि इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है उसे भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर के साथ कवर करवा रहा हूँ, मिला रहा हूँ। तो इसका मतलब है दो एरिया जो आज हमने कवर करने हैं, एक है इन्वेंट्री, दूसरा है प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। इन्वेंट्री के हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी स्टडी करेंगे और इन्वेंट्री के कुछ कंट्रोल्स भी स्टडी करेंगे। कंट्रोल्स का मतलब क्या कि इन्वेंट्री काउंट की पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए। कंट्रोल यही होता है ना, पॉलिसी एंड प्रोसीजर बाय मैनेजमेंट। तो जहां पे हम ये स्टडी करेंगे कि इन्वेंट्री बैलेंस को वेरीफाई कैसे करना है, इन्वेंट्री बैलेंस को वेरीफाई कैसे करना है, तो वहां इसकी वेरिफिकेशन में एक प्रोसीजर होता है इन्वेंट्री काउंट। तो हम इन्वेंट्री काउंट देखेंगे, क्या क्लाइंट इन्वेंट्री काउंट जो करता है, क्लाइंट इन्वेंट्री काउंट जो करता है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए, एक इन्वेंट्री काउंट तो वो है जो ऑडिटर सैंपल बेस पे भी चेक करता है ना। लाओ भाई इन्वेंट्री शीट किधर है, लाओ ये इन्वेंट्री शीट है, अच्छा ये आइटम किधर है, ये आइटम किधर है। ये ऑडिटर खुद जब ये काम कर रहा हो, ऑडिटर खुद जब ये काम कर, इसे कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। लेकिन कुछ ऑडिटर होते हैं वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज़्यादा परफॉर्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो हम परफॉर्म करते करते थक जाएंगे, हमें तो इतना काम करने की आदत ही नहीं है, हम थोड़ा सा इन्वेंट्री काउंट करेंगे, ज़्यादा एविडेंस हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल से लेंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या? हम यहाँ पे चेयर पे बैठे हैं, क्लाइंट इन्वेंट्री काउंट कर रहा है और हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्री काउंट सही किया जा रहा है कि नहीं, क्या क्लाइंट के स्टाफ को इन्वेंट्री काउंट की इंस्ट्रक्शन जो दी गई है वो स्टाफ उसे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। खुद बताइए, आपके पास दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1, आपने इन्वेंट्री के ऊपर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, कोई टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं, और आपको कहा गया है कि क्लाइंट की इन्वेंट्री है फॉर एग्जांपल 60 लाख की, 1 करोड़ की, 1 करोड़ की, उसमें से आप 60 लाख के सैंपल बेस पे स्टॉक काउंट करें। एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप क्लाइंट के कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहे हैं कि क्लाइंट का स्टाफ जो स्टॉक काउंट कर रहा है वो उनको दी गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, जो प्रॉपर पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं उनके मुताबिक काउंट कर रहा है कि नहीं। और अगर वो उनके मुताबिक ही काउंट कर रहा है तो फिर भी आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, लेकिन अब की बार थोड़े कम, आप सिर्फ 30 लाख 35 लाख का स्टॉक चेक कर लें। तो बताइए कौन सी ऑप्शन बेहतर है, सारे का सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर या टेस्ट ऑफ कंट्रोल प्लस सब्सटेंटिव प्रोसीजर? इसीलिए आज हम कंट्रोल्स भी स्टडी करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी स्टडी करेंगे, लेकिन पहले सब्सटेंटिव प्रोसीजर बाद में कंट्रोल, ठीक है, ताकि मेन टॉपिक हमारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर का चल रहा है ना। वरना असली तौर पे देखा जाए तो पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल होते हैं फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, लेकिन चूंकि मेन टॉपिक सब्सटेंटिव प्रोसीजर चल रहा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद कंट्रोल्स। तो आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें स्टडी करनी है। कौन कौन सी? सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑफ इन्वेंट्री, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ऑफ प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज
और फिर कंट्रोल्स ऑफ इन्वेंट्री काउंट। क्लियर हो गया? 3 चीजें। स्टार्ट करते हैं। पहले क्या? इन्वेंट्री काउंट। ठीक, इन्वेंट्री काउंट में आईकैप ने पहले इन्वेंट्री की असर्शंस बताई। मैंने आपको बताया था ना, आईकैप ने अपनी बुक्स में कुछ एरियाज को असर्शंस के साथ लिखा है, कुछ को असर्शन के बगैर सिर्फ प्रोसीजर लिख दिए, और कुछ में 1-2 असर्शंस और बाकी के सिर्फ प्रोसीजर। यानी डेटर्स को अगर आप देखें, उसमें आईकैप ने कहा मैंने सबसे अहम असर्शन वैल्यूएशन एलोकेशन बता देता हूं, बाकी सारी इकट्ठे करके इकट्ठे प्रोसीजर। क्रेडिटर्स में मैं सिर्फ कंप्लीटनेस की असर्शन ज्यादा अहम होती है, उसके प्रोसीजर ज्यादा से बता देता हूं, बाकी सारे प्रोसीजर इकट्ठे। लेकिन टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स में उसे कहा मैं असर्शन भी बताऊंगा, प्रोसीजर भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इनटेंजिबल में आईकैप ने कहा मैं सिर्फ प्रोसीजर ही बताऊंगा। आपने नोट किया होगा इंटेंजिबल से हमने जो 3 कैटेगरीज पढ़ी थी ना, कौन कौन सी भूल गया मैं? कौन कौन सी? गुडविल, डेवलपमेंट का, अदर इंटेंजिबल, उसमें सिर्फ प्रोसीजर थे, असर्शन नहीं है। तो हमने जिस तरीके से आईकैप हमें तैयारी करवा रहा है, हमने उसी तरीके से तैयारी करनी है। यानी जिन एरियाज के असर्शन वाइज सिखा रहा है वो एरियाज हमने असर्शन वाइज, जिन एरियाज का सिर्फ प्रोसीजर, और जिनके कुछ प्रोसीजर और कुछ असर्शन वैसे कर ले। लेकिन आपको बताया था प्रैक्टिस में क्या होता है भला? प्रैक्टिस में क्या होता है? सारे प्रोसीजर असर्शन वाइज होते हैं। तो इन्वेंट्री का एरिया उसने असर्शन वाइज बताया हमें। सबसे पहले इन्वेंट्री की असर्शन, मैं आपसे पूछ, देखिए मैंने आपको ये बताया कि अगर आपने वो लेक्चर लिया ना जो सुपर लेक्चर था हमारा, याद है सबसे, तो आप इस काबिल हैं कि किसी भी एरिया के सब्सटेंटिव प्रोसीजर इवन खुद से बना लें, आधे से ज्यादा। और अगर बाकी के आधे रह गए हैं तो जैसे जैसे रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी। इसका टेस्ट ले करते हैं हम कि हम इस काबिल हुए कि नहीं हुए। सबसे पहले इन्वेंट्री की असर्शंस बताइए। इन्वेंट्री के एरिया में कौन कौन सी असर्शन एप्लीकेबल हैं? कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, कट ऑफ। कट ऑफ की असर्शन है क्या? ट्रांजैक्शन। फिर से गलत कर दिया इसने, फिर से इन्वेंट्री, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एलोकेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है, ये 6 एरियाज हो गए। सबसे पहले प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। नहीं, 1 मिनट हारे, कोई सी दर्शन सेलेक्ट कर भैया। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का प्रोसीजर बताएं क्या होगा मेरे भाई? क्लासिफिकेशन, ओ भाई अब ये ना कहना मैं भीग गया हूं। क्लासिफिकेशन का प्रोसीजर क्या है? क्लासिफिकेशन टाइम ना जाया कर, क्लासिफिकेशन का प्रोसीजर बताओ। कैसे इंश्योर करेंगे इन्वेंटरी हैज नॉट बीन मिसक्लासिफाइड? स्कैन लेजर, उसमें देखेंगे, उसमें अगर थाउजेंड्स की आइटम्स की परचेजेस हैं और साथ में कोई मिलियंस की आ गई, इसका मतलब क्या है? मिसक्लासिफिकेशन। वो कहूँ कि फिक्स एसेट इधर इन्वेंट्री में आ गया। क्लियर? ठीक है। और इसके अलावा और असर्शन, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस की असर्शन को कैसे वेरीफाई करेंगे? जाके चेक करेंगे, तो मतलब इसका कोई नाम भी होगा ना, स्टॉक काउंट बोले, फिजिकल वेरिफिकेशन बोले, परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन, जाके चेक करेंगे। पता नहीं किधर जाएंगे और क्या चेक करेंगे, कुछ भी नहीं बताया। प्रोसीजर, इस प्रोसीजर का नंबर मिलेगा? आधा भी नहीं मिलेगा। जाके चेक करेंगे, ये जाके चेक करेंगे तो हर एरिया में लग जाएगा। सेल्स में भी जाके चेक करेंगे, परचेज में भी जाके चेक करेंगे, डेटर में भी जाके चेक करेंगे, क्रेडिटर में भी जाके चेक करेंगे। इस तरह के प्रोसीजर का कोई नंबर नहीं। बताया था ना क्या नंबर लेने का क्या असूल है? आपके प्रोसीजर से क्या पता चले? 2 चीजें, असर्शन और एरिया। पता चल रहा है कौन सा एरिया कौन सी असर्शन है? ठीक है भाई, बताया है ना प्रोसीजर बनाने का असूल। खुद से बना सकते हैं, बेधड़क होके बनाएं। सिर्फ 2 चीजें आपके प्रोसीजर में होनी चाहिए, ये लाजमी। क्या 2 चीजें? प्रोसीजर से पता चले किस एरिया का प्रोसीजर है और इसे असर्शन कौन सी वेरीफाई हो रही है।
ठीक है। सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स एंड परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन टू कंफर्म देयर एग्जिस्टेंस। पता चला ना, ये खुद से ही प्रोसीजर से पता, हेडिंग देखने की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर से पता चल गया ये कौन सा एरिया और कौन सी एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस और बताएं कोई? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, चेक वेदर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय IFRS हैव बीन इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। और कंप्लीटनेस, हाँ कंप्लीटनेस कैसे? हाँ अब पता है, अब ये दूसरे एंगल से वेरिफिकेशन। एक थी ना स्टॉक शीट में से आइटम को सेलेक्ट करके फिजिकली चेक करना मौजूद है कि नहीं, ये एग्जिस्टेंस है। कंप्लीटनेस में क्या करेंगे? फिजिकली सैंपल सेलेक्ट करके इंश्योर करेंगे स्टॉक लिस्ट में इंक्लूड हो रहा हो। कंप्लीटनेस, और कंप्लीटनेस के और भी तो प्रोसीजर होते हैं। वो जो रिकंसिलिएशन, याद है फिक्स एसेट वाला क्वेश्चन किया था, रिकंसिलिएशन रिकॉर्ड मैच करना, वो भी तो बताएं। ओपनिंग बैलेंस को एग्री करना, ओपनिंग बैलेंस से कंप्लीट साल की कंप्लीटनेस नहीं वेरीफाई होती। लेकिन एक पॉइंट है, मैं कंप्लीटनेस का पूछ रहा हूं, अल्लाह के बंदे कंप्लीटनेस की असर्शन का प्रोसीजर बताइए। एक उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन बता दिया, ठीक है, चेक करेंगे कि हमारी जो क्लाइंट की इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है वो इंक्लूड हो चुकी है कि नहीं, ठीक है। और वो जो रिकॉर्ड मैच करते थे भाई, वो नहीं आप बता रहे। एग्री किसको किसके साथ एग्री करना है? स्टॉक शीट को जर्नल लेजर के साथ एंड अमाउंट्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। इससे कंप्लीटनेस नहीं होती, होती है कि नहीं होती? तो फिर बताया क्यों नहीं? एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी इस प्रोसीजर से। तो फिक्स एसेट का कल क्वेश्चन किया था ना, जो आप देखते ही कह रहे थे सर ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, नहीं समझ आ रहा, किया नहीं था कल केस स्टडी, जब उसने बताया था कि ये प्रोसीजर है और ये आगे असर्शंस हैं, बताओ चेंजेस और एडिशनल प्रोसीजर बताओ। तो उसमें ये जो उसने रिकॉर्ड के साथ मैच किया था फिक्स एसेट रजिस्टर के साथ, तो आगे असर्शन कौन सी लिखी थी? और हमने क्या कहा था कि कंप्लीटनेस होनी चाहिए। कुछ पता ही नहीं है तो बोल क्यों नहीं रहे? हैरान होके देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो भी था कुछ से। और कौन सी दर्शन? और कोई दर्शन बताइए। और वैल्यूएशन एंड लोकेशन, ये तो वो दर्शन बता दी जो सबसे अहम है। जिस तरह क्रेडिटर्स में सबसे अहम असर्शन है कंप्लीटनेस, जिस तरह डेटर्स में सबसे अहम असर्शन है वैल्यूएशन एंड लोकेशन यानी प्रोविजन रिकॉर्ड करना, उसी तरह इन्वेंट्री में सबसे अहम असर्शन है वैल्यूएशन एंड लोकेशन। इंश्योर करें इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। ये ले, ये इन्होंने सवाल का जवाब ऐसा दिया कि आगे मजीद 2 सवाल जहन में आ गए। सवाल क्या था? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन एंड एलोकेशन को कैसे इंश्योर करेंगे? इन्होंने जवाब क्या दिया? चेक करके कि इन्वेंट्रीज मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो भैया ये चेक करने के लिए तो हमारे सामने कॉस्ट पता होनी चाहिए क्या है, और हमें पता होना चाहिए इन्वेंट्री एनआरवी क्या है। तो कॉस्ट क्या है ये कैसे कंफर्म होगा? परचेज इनवॉइस खा गए मार। इसलिए कि इन्वेंट्री तो 3 तरह की होती है, मटीरियल लैदा, गलत, मटीरियल लैदा लेबर। इन्वेंट्री 3 तरह की होती है, रॉ मटीरियल लैदा, वर्क इन प्रोसेस लैदा, फिनिश गुड्स लैदा। फिनिश गुड्स लैदा तो जो आपका लेबर और ओवरहेड है ना, ये सिर्फ वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड के साथ आएगा। मटीरियल के साथ क्या आएगा? सिर्फ परचेज इनवॉइसेस के साथ इसको कंपेयर करें, ठीक है। यानी जो भी इन्वेंट्री परचेज की गई है उसकी परचेज प्राइस इनवॉइस रेट को उसकी कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे। वर्क इन प्रोसेस में ओवरहेड और लेबर का पोर्शन भी ऐड होगा, और फिनिश गुड में भी ओवरहेड और लेबर का भी पोर्शन ऐड होगा। ये हुई कॉस्ट वेरिफिकेशन। क्लियर हुए? अब आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं। प्रैक्टिस में ना
हमें ना रॉ मटेरियल की कॉस्ट का जो हम वेरीफाई कर रहे हैं वो कुछ तंग करती है, ना फिनिश गुड की कॉस्ट वेरीफाई करना तंग करता है, वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट तंग करती है। कैसे वाला? उसमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन वो बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं होते ना, तो हमें नहीं पता होता कि ये जो गाड़ी बन रही है ना आधी बनी है, हैं अब टायर लगने रह गए हैं, दरवाजा लगना रह गया है, इंजन फिट होना रह गया है, तो ये कितने % कंप्लीट हुई है। उधर के थर्मामीटर थोड़ी होता है इन्वेंट्री के साथ लगाए हो, कहता है 55% पूरा हो गया। कॉस्ट काउंटिंग के क्वेश्चन में तो आपको बताता है ना स्टेज ऑफ कंप्लीशन 55% है, आप आसानी से कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रैक्टिस में सोचे कैसे पता चलता है? एक्सपर्ट मैनेजमेंट बताएगी, और वो बताएगी कहेगी सर 99.9% कंप्लीट है, बताएगी मैनेजमेंट। तो अगर आप खुद से वैल्यूएट कर सके, खुद से वैल्यूएट करने, वरना एक्सपर्ट को भी नहीं। बहरहाल इन्होंने कहा वैल्यूएशन, बात शुरू हुई थी किस असर्शन से? वैल्यूएशन लोकेशन से। उन्होंने कहा सर कॉस्ट को लैदा, एनआरवी को लैदा। कॉस्ट को हमने 3 हिस्सों में तोड़ के रॉ मटेरियल की लैदा, वर्क इन प्रोसेस की, फिनिश गुड की कर ली। अब किसकी बारी है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन्वेंट्री की एनआरवी क्या है? सर देखेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है। शाबाश, देखेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है। यस सर, उसमें एस्टिमेटिंग सेलिंग प्राइस कैसे देखेंगे? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस देखेंगे कंडीशन मार्केट से देख सकते हैं, स्टेप नंबर। दूसरा, ईयर एंड के बाद वो इन्वेंट्री जिस प्राइस पे सेल हुई वो देख सकते हैं। तीसरा, अगर ईयर एंड के बाद इन्वेंट्री सेल नहीं तो लास्ट जो आइटम जिस प्राइस पे सेल हुई है वो देख सकते हैं, उसी पे सीधी सेल होगी। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, कॉस्ट टू मेक सेल। अच्छा, एक तरीका ये हो गया एनआरवी का, भाई ठीक है ना, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। और क्या तरीका है एनआरवी आइडेंटिफाई करने का? यानी इसी क्वेश्चन को वो दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है? बताइए ऑब्सोलीट आइटम्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एजिंग रिपोर्ट, शाबाश, 2 तरीके हो गए। और अमाउंट ऑफ सेल तो बता दिए। फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान फिजिकल कंडीशन, शाबाश, 3। इंक्रीज पिछले सालों की निस्बत, अगर इस साल इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है इसका मतलब नहीं बिक रही, स्लो मूविंग है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री टर्नओवर डेज का यही मतलब है कि इन्वेंट्री बढ़ रही है, बढ़ रही। अच्छा, आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपने मुझे बताना है इससे ऑब्सोलीट इन्वेंट्री इंडिकेट हो रही है कि नहीं। क्लाइंट ने सेल लगा दी 50% ऑफ इन सेल प्राइस, बस इंडिकेट हो रहा है, हाँ, नहीं बिक रही तभी सेल लगाई है। और ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब 50% प्राइस कम कर दी तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस भी कम हो गई। अब हो सकता है वो कॉस्ट से भी कम पे आ जाए, कॉस्ट से भी कम। भाई क्लियर है? एक एग्जांपल सुने, रियल एग्जांपल, थोड़ा सा चेंज करके। क्लाइंट गाड़ियां बनाता था, उसने नया मॉडल लॉन्च किया, हमने उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की, कॉस्ट आ रही थी 32 लाख, सेल प्राइस 30 लाख। हमने कहा चलो भाई एनआरवी पे राइट डाउन करो। क्लाइंट ने कहा सर ये तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि हम न्यू मॉडल है, मार्केट को कैप्चर करने के लिए 30 लाख में बेच रहे हैं, वरना हम चाहें तो इसके 35 लाख भी चार्ज कर सकते हैं और कस्टमर देगा। और कस्टमर वाकई 35 भी देने को तैयार था, लेकिन कंपनी मार्केट को कैप्चर करने के लिए एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक 30 लाख में बेच रही थी। बताइए ये इन्वेंट्री एनआरवी पे राइट डाउन होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। स्टैंडर्ड ने वर्ड क्या यूज किया? एस्टिमेटेड सेलिंग। उसने ये नहीं कहा सेलिंग प्राइस किस वजह से, मार्केट प्रेशर की वजह से, कि आपकी स्ट्रेटजी है, आपके कंट्रोल में प्राइस है या नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कॉस्ट से कम पे इन्वेंट्री बेचनी है, इंटेंशन ये है, तो वो एनआरवी पे राइट डाउन होगी। क्लियर हुई है बात? तो ये कुछ तरीके हैं जिसमें एनआरवी, इसका मतलब है इन्वेंट्री में जितनी भी असर्शंस हैं, सबसे अहम असर्शन कौन सी हुई? वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। और इसमें भी कॉस्ट और एनआरवी 2 चीजें डिटरमिन करते हैं ना, तो ज्यादा अहम क्या है? एनआरवी। उसके प्रोसीजर डिस्कस कर दिए हमने, कोई असर्शन रह तो नहीं गई? एग्जिस्टेंस हो गई, कंप्लीटनेस हो गई, क्लास। चलिए अब कोई रह गई तो देख लेते हैं उसको। हाँ, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन।
अच्छा ये तो मेरा ख्याल है नहीं हो सकता। और इसके कौन से टाइटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं? कोई गाड़ी होती उसके रजिस्ट्रेशन बुक होती, कोई लैंड होती उसके वो टाइटल डॉक्यूमेंट्स होते। हाँ जी, तो जिनके टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते कैसे पता चला इन्हें? नाइस। मोबाइल का कौन सा टाइटल डॉक्यूमेंट होता है? कोई नहीं, कैसे पता चलेगा कि नहीं कहना? हाँ नाइस। गुम हो जाए ना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाए, अब तो खैर नहीं करवाने जाया करते, करवाने जाए तो वो क्या कहते हैं? IMEI से पहले कहते हैं भाई इनवाइस तो दिखाओ, पता चले आपका अपना ही था कि ये तो नहीं आपने भी चोरी किया था। ठीक है, तो वो इनवाइस जो होती है, सप्लायर इनवाइस, इन्वेंट्री के केस में वो हमारा वेरीफाई करती है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को। चलिए अब जरा देखते हैं इन्वेंट्री में उसने हमें कौन कौन से प्रोसीजर बताए। असर्शन, एग्जिस्टेंस, फिजिकल वेरिफिकेशन से हो गया, अग्रीड। पूरा सेंटेंस इधर लिखने की जरूरत तो नहीं है, आपको भी लिखने की जरूरत तो नहीं है, आपको लिखने की जरूरत है। हाँ, बार बार ये बात बता रहा हूं, एग्जाम में आपने जैसे रटा लगाया होता है बस कहते हैं जेहन में जो है बस उतर आए पेपर पे किसी तरीके, और एज इट इज लिख देते हैं। नहीं, एज इट इज नहीं लिखना, सेंटेंस फॉर्म बनाना है। अच्छा, सेंटेंस फॉर्म कैसे बनेगा ये कीवर्ड, ये तो मैंने सिखाया ही नहीं। सिखाया, शुक्र है बोल पड़े, सिखाया है। हाँ, एविडेंस क्या है कि सिखाया है? ये रहा एविडेंस, ये। हाँ, तो कीवर्ड्स नहीं लिखने होते, सेंटेंस फॉर्म में प्रोसीजर लिखने होते हैं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज पर IS2, अगर याद है इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड आई, वैसे सबसे पहला स्टैंडर्ड ये पढ़ते हैं, तो ये तो हर स्टूडेंट को है। नहीं पढ़ते, चल नहीं पढ़ते तो फिर इसको एज पर IFRS लिख दें, वो भी चलेगा। IFRS लिख लें, वो भी चलेगा। क्लासिफिकेशन, स्कैन लेजर। अच्छा, कट ऑफ ऑन सेल एंड परचेजेस, कट ऑफ ऑन सेल एंड परचेजेस। अच्छा, ये वैसे कंप्लीटनेस में ज्यादा बेहतर नहीं था कट ऑफ ऑन सेल एंड परचेजेस? हाँ चले, क्लासिफिकेशन से मुराद, हाँ चलें, ये असल में कह रहा है कि जी जो जिस पीरियड की ट्रांजैक्शन उसी पीरियड में क्लासिफाई हुई हो। ठीक है, वैसे ये कट ऑफ होता है, लेकिन चूंकि कट ऑफ असर्शन इन्वेंट्री से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन कट ऑफ का इफेक्ट इन्वेंट्री पे आता जरूर है। कट ऑफ, अगर कट ऑफ ऑन सेल और परचेज गलत है तो क्या इन्वेंट्री का बैलेंस सही होगा? कट ऑफ ऑन सेल्स गलत है, क्या डेटर्स का बैलेंस सही होगा? कट ऑफ ऑन परचेजेस गलत है, क्या क्रेडिटर का बैलेंस सही होगा? नहीं होगा। हाँ, ये बाद वाली बात पहले किया कर। हाँ में हाँ नहीं, पहले जस्ट ना करनी थी। हाँ में हाँ मिलानी है, फिर मैं हाँ समझू। तो असल में डबल एंट्री सिस्टम है ना, तो सेल्स का दूसरा इफेक्ट डेटर्स पे और इन्वेंट्री पे भी आता है। कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं, कहते हैं सर ये कट ऑफ तो रेलिवेंट है ही नहीं इन्वेंट्री से, कट ऑफ तो करते हैं सेल और परचेज पे, इन्वेंट्री पे थोड़ी करते हैं। लेकिन सेल और परचेज का कट ऑफ इनडायरेक्टली इन्वेंट्री को इफेक्ट कर रहा है। ये समझ आया? तो इसका मतलब है डेटर का भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमने नहीं पढ़े, लेकिन आपको पता है उसमें क्या आएगा, कट ऑफ ऑन सेल। शाबाश। क्रेडिटर्स की सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी नहीं पढ़े, लेकिन आपको पता है कि उसमें क्या आएगा, परचेज। शाबाश, ये कट ऑफ वाली बात समझ आ गई। कंप्लीटनेस, एग्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिगार्ड कंप्लीटनेस, ये असर्शन इसी से वेरीफाई होती है ना। इंक्लूड इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, इफ अगर कोई इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री है, उसको वेरीफाई करने के 3 प्रोसीजर फटाफट बता दें। कंफर्मेशन लेटर सेंड कर सकते हैं उसको, खुद जाके फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं, कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज कर सकते हैं। फिजिकल वेरीफाई, अच्छा समझ नहीं आ रही मुझे, इधर भी फिजिकल वेरिफिकेशन है एग्जिस्टेंस में, कंप्लीटनेस में भी फिजिकल वेरिफिकेशन है, ये चक्कर क्या है? हाँ, परफॉर्म करने का तरीका अलग अलग है। एक में लिस्ट टू फ्लोर जाते हैं, दूसरे में फ्लोर टू लिस्ट जाते हैं। एक में बैलेंस लिस्ट से, स्टॉक लिस्ट से उठा के फिजिकली फ्लोर पे देखते हैं। फ्लोर मीन फिजिकली ग्राउंड पे एसेट मौजूद है कि नहीं। अच्छा, इधर भी है, इधर भी है, कंप्लीटनेस में भी, और NRV में भी होगा कहीं ये। तो हाँ, इसका परफॉर्म करने का तरीका कुछ और है। इसमें हम इन्वेंट्री की अमाउंट या एग्जिस्टेंस कंडीशन देख रहे होते हैं, हालत देख रहे होते हैं।
कंप्लीटनेस भी हो गया, ये भी हो गया, क्लासिफिकेशन भी हो गया, कॉस्ट, अच्छा सॉरी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, सप्लायर इनवॉइस देख लेंगे। अच्छा ये क्या लिखा है, एक्सक्लूड इन्वेंट्री ऑफ थर्ड पार्टीज, ये तो वही प्रोसीजर, ये थर्ड पार्टी इधर भी आ रहा है, थर्ड पार्टी इधर भी आ रहा है। हाँ जी, ये स्टॉक अकाउंट के इंस्ट्रक्शन में भी आप चीज पढ़ेंगे कि एक प्रोसीजर है ये इंश्योर करना कि हमारा स्टॉक अगर थर्ड पार्टी के पास है तो वो हमारे क्लाइंट की बैलेंस शीट में आ रहा हो। ये कौन सी असर्शन को वेरीफाई करेगा, कंप्लीटनेस को। और एक असर्शन है कि जिस तरह हमारा रिकॉर्ड थर्ड पार्टी का, तो थर्ड पार्टी का हमारे पास भी तो हो सकता है। थर्ड पार्टी का रिकॉर्ड हमारा इन्वेंट्री अगर हमारे पास है तो ये इंश्योर करना कि इसको अलहदा कर लिया जाए, सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जाए स्टॉक अकाउंट के दौरान में, ताकि इसे अकाउंट में इंक्लूड ना हो जाए। इससे कौन सी असर्शन वेरीफाई, राइट से, क्योंकि हमारा उस इन्वेंट्री पे राइट नहीं है, राइट नहीं है। अच्छा फिर इसके बाद बाकी वैल्यूएशन एलोकेशन पे आ जाए। कॉस्ट कैसे वेरीफाई करनी है, तीन हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड। फर्क क्या है, इसमें सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट वेरीफाई करनी है, इसमें मटेरियल के साथ साथ लेबर और ओवरहेड के भी। और ये मैं नहीं समझा रहा, क्यों, ठीक है, कहाँ पढ़ा हुआ है, कॉस्ट में नहीं, परसों कल पाऊं मैं, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स है, किसने पढ़ाया, कॉस्ट में पढ़ाया आपने, मेहनत करा करा के मैं मर गया और कहने कॉस्ट में पढ़ा। और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट नहीं पढ़ा, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट्स में ये चीजें वेरीफाई नहीं करते थे। हाँ, कॉस्ट को परचेज इनवॉइस, मटेरियल को, लेबर को पेरोल के साथ, ओवरहेड को बिल्स के साथ, वही तो है, वही तो है। और मटेरियल को कैसे वेरीफाई करते हैं, परचेज इनवॉइस। और चेक कॉस्टिंग मेथड इज करेक्ट, फाइफो है या वेटेड एवरेज है या लाइफो है, लाइफो नहीं है, लाइफो नहीं है, लाइफो नहीं है। हाँ हमारे दौर में, अच्छा हमारे दौर में वाकई हुआ करता था लाइफो, वो उस वक्त हुआ करता था बेंचमार्क ट्रीटमेंट और लाउड अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, अब तो वो टर्म ही खत्म हो गई, चलें कोई नहीं। कॉस्ट एनआरवी, एनआरवी को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, रिव्यू मैनेजमेंट प्रोसीजर। अच्छा प्रैक्टिस में ना आप ये समझ रहे होंगे कि ये मैनेजमेंट प्रोसीजर, ये क्या प्रोसीजर है, सबसे पहला बल्कि सबसे ज्यादा काम करते ही हैं प्रैक्टिस में। मैनेजमेंट को जाके कहते हैं, मैनेजमेंट पूछते हैं सर क्या वेरीफाई करने हैं, हम कहते हैं रिलेटेड पार्टी, मैनेजमेंट कहती है करें, हम कहते हैं नहीं हम तो जो करेंगे बाद में करेंगे, पहले आप बताएं आप कैसे रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करते हैं, हम आपका प्रोसीजर चेक करेंगे, पहले क्लाइंट का सिस्टम चेक करना चाहिए ना, खुद काम करने की बजाय। मैनेजमेंट ने कहा, हमने मैनेजमेंट से कहा हमें लग रहा है एसेट इंपेयर्ड हो गए आपके, तो मैनेजमेंट कहते हैं तो करें ना इंपेयरमेंट टेस्टिंग, हम कहते हैं नहीं नहीं पहले आप बताइए आपने इंपेयरमेंट टेस्टिंग की है, कैसे की है, वो पहले आप, तो ये पहले आप, पहले हम मैनेजमेंट से पहले पूछे सर कोई इन्वेंट्री एनआरवी पे राइट डाउन की है आपने, अगर कौन सी इन्वेंट्री और उसकी कैलकुलेशन किधर है वो पहले वो दिखाइए, ताकि मैनेजमेंट जो है पहले देखें, मैनेजमेंट ने कुछ भी ना सही दो चार भी आइडेंटिफाई की हुई ना उसी आइटम, तो हमारे काम ही आ जाएंगी ना, फिर उसके बाद हमने खुद भी काम करना है। क्या, इंक्वायर अबाउट कैलकुलेशन एंड रीजनेबलनेस, किसकी कैलकुलेशन, जैसे इंपेयरमेंट में भी था, क्योंकि अगर आप देखें ना बाय नेचर इंपेयरमेंट के प्रोसीजर और एनआरवी के प्रोसीजर दोनों में एस्टिमेशन है, अजम्पशंस है, क्लाइंट ने कैलकुलेशन की होती है। चेक फिजिकल कंडीशन, इंपेयरमेंट में भी की थी ना, एसेट जल गया था जब, यहां पे भी फिजिकल किसकी, इन्वेंट्री की। ये आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि हमारा क्लाइंट था, उसके कोई मेरा 200 मिलियन के लगभग की इन्वेंट्री थी, बड़ा क्लाइंट था, लिस्टेड क्लाइंट था। हमारा एक प्रोसीजर होता है इन्वेंट्री को, पिछले साल की इन्वेंट्री को इस साल की इन्वेंट्री के साथ कंपेयर करते हैं। अभी आपको थ्योरेटिकली तो सिर्फ इतना बताया ना, लेकिन प्रैक्टिकली मजीद डिटेल में कंसेप्ट है कि अगर क्लाइंट की इन्वेंट्री डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ी है ना, तो हर लोकेशन को पिछले साल के साथ ब्रेकअप लेके कंपेयर करना होता है एनालिटिकल प्रोसीजर में। क्लाइंट का स्टॉक एक शहर में था, एवरेज जो दूसरे जब
किसी दूसरी जगह अगर साल की सेल है ना 1000 तो स्टॉक रखा होता था 200। उस शहर के वेयर हाउस में उस शहर की सेल्स होती थी ना 1000 तो उसका स्टॉक था 400। हमने कहा यार बाकियों के साथ तो अगर देखा जाए तो 200 का बैलेंस होना चाहिए, यहाँ पे 400। अच्छा पिछले साल भी 400 था, इस साल भी 400। तो जो जूनियर था ना उस एरिया का वो कहने लगा सर ज्यादा स्टॉक रखा होगा उधर एहतियातन इमरजेंसी के लिए, पिछले साल भी इतना ही था इस साल भी इतना ही, नो डिफरेंस, ओके। लेकिन सीनियर जो होता है ना, जूनियर ऐसे सीनियर कैसे सोचता है यार, एक तो ये कि दूसरी इन्वेंट्री क्वांटिटी अगर हम पिछले साल के साथ तो कंपेयर किया, लेकिन इंडस्ट्री के साथ या दूसरे कंपोनेंट्स के साथ, वो याद है एनालिटिकल प्रोसीजर में पढ़ा था कंपेरेबल पार्ट्स ऑफ सेम एंटिटी, कंपेयर तो ज्यादा है। और फिर दूसरा ये चलो किसी एक साल में क्वांटिटी ज्यादा हो दूसरे साल में भी सेम है। जब बैलेंस, मैंने आपको याद है एनालिटिकल प्रोसीजर में भी बताया था, हमने देखना है अगर पिछले साल की निस्बत इस साल बैलेंस इंक्रीज हो उसको भी इन्वेस्टिगेट करना है, बैलेंस डिक्रीज हो उसको भी इन्वेस्टिगेट कर, और अगर बैलेंस सेम हो लेकिन हालात बता रहे हैं कि चेंज होना चाहिए उसको भी इन्वेस्टिगेट करना है। क्लाइंट बड़ा तंग आता है, कहता है सर ना ज्यादा में खुश ना कम में खुश और ना बराबर में खुश है। हम कहते हैं भाई हमारी आत्मा कभी खुश हो ही नहीं सकती, हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ही हमें ये सिखाता है, ठीक है। तो हमने इन्वेस्टिगेट, बल्कि इससे मुझे आईकैप की एक केस स्टडी भी याद आ गई सीफैप लेवल की, उसमें उसने कहा एक डेटर था पिछले साल उससे 10 मिलियन ड्यू है, इस साल भी उससे 10 मिलियन ड्यू है। तो हमने कहा कोई रिस्क नहीं है। सोल्यूशन में उसने कहा भाई इससे ना 1 रुपए की सेल हुई इस साल और ना 1 रुपया रिकवर हुआ इसको, इसका मतलब है ये डेटर या तो फेक है या बैड डेट है, दोनों सूरतों में राइट ऑफ करवाना है, दोनों सूरतों में राइट ऑफ करवाना है, समझ रहे। तो इस केस में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि उसमें एवरेज बैलेंस 200 मिलियन का ही था। पिछले साल 200 आग लगी थी उस वेयर हाउस में जिसकी वजह से सारा स्टॉक जल गया, सारा स्टॉक, इसीलिए एनआरए पे। अब देखें सीनियर ने हेड ऑफिस में बैठ के एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए ऑब्सोलीट स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया ना कि पिछले दूसरे जो वेयर हाउस है उनकी निस्बत इन्वेंट्री बैलेंस ज्यादा आ रहा है, एनालिटिकल प्रोसीजर से भी ऑब्सोलीट आइटम आइडेंटिफाई हो जाती है पिछले साल के साथ कंपेयर करके, एग्रीड। लेकिन ज्यादा आसान तरीका क्या था इसको आइडेंटिफाई करने का, कि जो टीम स्टॉक काउंट करने गई है ना उसको ही आइडेंटिफाई करना चाहिए था उसको, और फिर जो टीम स्टॉक काउंट करने उसकी क्लास हुई, ये आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, आइडेंटिफाई होना चाहिए था ना, होना चाहिए था। तो फिजिकल जो ऑब्सोलीट आइटम्स हैं, वैल्यूएशन, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री, ये हम स्टॉक काउंट के जरिए से भी फिजिकल कंडीशन को ऑब्जर्व करते हुए, वहां पे अगर आंखें खोल के कोई चेक कर रहा होता जली इन्वेंट्री नजर आ जाती। तो स्टॉक काउंट और फिर उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर से भी, बल्कि एक और मुझे एग्जांपल याद आ गई, हमारा क्लाइंट था पब्लिक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी थी, स्टॉक काउंट करने के लिए गए तो टोटल बैलेंस शीट में एसेट आ रहे थे कोई 40-45 मिलियन, और वहां पे जाके देखा तो वो 400 मिलियन के एसेट्स थे। अब मैं जूनियर था, मैंने कहा इतने ज्यादा एसेट्स, फौरन एडजस्टमेंट बनाओ। और हम ना एडजस्टमेंट बनाने बड़े जूनियर होते हैं ना, तो क्लाइंट की फाइनेंशियल्स में एडजस्ट करने का बड़ा शौक होता है, छोटी छोटी अमाउंट, मिस स्टेटमेंट एडजस्ट की, मैंने मिस स्टेटमेंट निकाल ली, और मैंने कहा मिस स्टेटमेंट और वो भी 400 मिलियन की। मैंने सीनियर को रिकमेंड कर दी, सीनियर भी बढ़ा रहा, कहता चेक किया था ना स्टॉक वाकई मौजूद है, मैं कसमें खाऊं स्टॉक वाकई मौजूद है। जब डायरेक्टर लेवल पे बात हुई तो उन्होंने कहा सर हमारा गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये असल में गवर्नमेंट का एक दूसरा इदारा है, वो यहाँ पे उसने अपने ऑपरेशन से बंद किए ना, तो स्टॉक उन्होंने कहा कि किसी दूसरी लोकेशन पे भिजवाने से पहले कुछ दिन के लिए यहाँ पे स्टोर कर दिया जाए, असल में वो स्टॉक है। तो इसमें कौन सी असर्शन, अगर मैनेजर कौन सा स्टेप मैनेजमेंट ने पूरा किया होता जो उस वेयर हाउस की मैनेजमेंट थी, तो ये मसला ना आता। थर्ड पार्टी का स्टॉक अलहदा से आइडेंटिफाई करना, यही कह रहा है वो, आपने थर्ड पार्टी का स्टॉक अलहदा से आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा राइट्स ऑब्लिगेशन, बाजू का थर्ड पार्टी रखवा देती है स्टॉक। चेक सेल्स रिटर्न आफ्टर द ईयर एंड, क्यों? क्रेडिट नोट का मतलब सेल्स रिटर्न ही होता है ना, परचेज रिटर्न तो नहीं होता।
कहता है ईयर एंड के बाद क्रेडिट नोट चेक करो कोई इश्यू हुए कि नहीं। क्यों क्रेडिट नोट चेक करें? इन्वेंट्री रिटर्न हुई है तो डिफेक्टिव ही है। और डिफेक्टिव इन्वेंट्री से याद आया मुझे, ना ना एडजस्टिंग इवेंट है, एडजस्टिंग इवेंट है, याद है? हाँ जी, तो इसको एडजस्ट करना है। और एडजस्टिंग इवेंट से याद आया कि एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल्स आपको बताई हुई है ना, किताब में एक सफ़ा ऐसा है वहां पे मौजूद है। कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने जिंदगी में सिर्फ एक दफ़ा ही सही लेकिन वो एग्जांपल्स पढ़ी हैं सारी? आधे ने अभी नहीं पढ़ी। चलो, डिस्कस रीजन ऑफ इंक्रीज इन्वेंट्री विद मैनेजमेंट कि इन्वेंट्री क्यों इंक्रीज है। क्लियर? ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, मुझे खुद बताएं अब पूरी ईमानदारी से, अगर मैं ये सारे प्रोसीजर जो आपको बताए ना बताता और आपसे ये कह देता कि आप पढ़ लीजिए समझ आ जाएगी, तो आप यकीन कर लेते मेरे ऊपर? कभी ना करते। हाँ सही कर, कभी ना करते। लेकिन देखिए इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, तो पढ़ाऊंगा मैं सारी चीज़ें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ना कि कल जो मैंने पढ़ाना है डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक बैलेंस, पेरोल, सेल परचेज, तो नई चीज़ कोई नहीं है, सारी पढ़ी हुई है आपने। घर से एक दफ़ा पढ़ आइएगा ताकि कल मुझे आसानी हो जाए। अगर मैं आपसे ये कहूँ तो आप मेरी बात मान लेंगे? तो पढ़ के आएंगे? शाबाश। तो बाकी पढ़ाने मैंने सारे हैं, ये नहीं कह रहा कि पढ़ रहा हो कोई मसला हुआ तो पूछ लेना, ये नहीं कह रहा, पढ़ाने मैंने सारे। लेकिन अब अगर खुद से पहले पढ़ाएंगे ना तो मेरे लिए, और ये आपको पता है मैंने और किसी चैप्टर में नहीं कहा, आप गवाएं किसी और चैप्टर में मैंने कभी ये कहा कि कल जो पढ़ाना था मैंने एक दिन पहले मैंने कह दिया कि पढ़े नहीं कहता ना, चलो यूं कह रहे नॉर्मली नहीं कहता ना, तो जहां पे आप ये काम कर सकते हैं वहीं पे कहूंगा ना, ठीक है? तो कल आपने क्या करना है फिर, अब जितने भी बाकी एरियाज रह गए हैं कल पढ़े क्या। लेकिन ये कैसे पता चलेगा आपको कितने एरियाज बाकी रह गए हैं? हाँ, डेटर क्रेडिटर वो आपने टिक नहीं लगाया, वो आज ये एरिया पढ़ा तो टिक लगाया, तो देखो ना पहले सब लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसलिए बनाए हुए ना, जैसे जैसे पढ़ते जाए टिक लगाते जाए कि ये कंसर्ट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इन्वेंट्री काउंट करना है? नहीं करना? हाँ, फिर वही वो 200 मिलियन स्टॉक जला होगा और ये भाईजान आके कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, हमें बताया नहीं फिर उसके साथ हुआ क्या था। चलिए, तो नहीं बताने वाली बातें नहीं, खुद पता चल जाएगा, आप भी तो आर्टिकल्स करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करनी है? फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करनी? अच्छा मुझे ये बताइए, आप जब पूछते हैं सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना उसकी टेक्निक तो बता दें, किसी भी उस्ताद से पूछें तो आपको डायरेक्ट ये नहीं कहेगा कि पेपर आपके पास आएगा, आपने पहले सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, अंडरलाइन करना है वर्ड्स को, जहन में आंसर लेके आना है, फिर सॉल्व करना शुरू। कहानी यहाँ से नहीं शुरू करते। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, अच्छा पेपर अटेम्प्ट करने के ये शुरू करते हैं एक दिन पहले से। सोना पहले, नींद पूरी करनी है, सुबह मॉडरेट किस्म का नाश्ता करके जाना है, टाइम पे जाना है, टाइम पे 15-20 मिनट पहले से, भाई यहीं से होता है ना। और फिर पेपर कैसे करना है ये भी बताते हैं, फिर पेपर के बाद क्या करना है ये भी बताते हैं। अब पेपर के डिस्कस नहीं करना, ये डिस्कस नहीं करना किसी से, ठीक है? हाँ जी। तो इसी तरीके से हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करनी है। हमने कहा तसल्ली से बताते हैं, कुछ प्रोसीजर्स पहले परफॉर्म करने हैं, कुछ ड्यूरिंग और कुछ बाद में। पहले क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं स्टॉक। अच्छा भाई कॉमन सेंस की बात है, हमारा एक क्लाइंट था, उस पर भी मैंने बड़ा शोर मचाया, उस पर बल्कि क्लाइंट के एक ऑफिसर ने रिजाइन भी कर दिया था, उसके साथ कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, मुझे आज तक अफसोस है उसका। हुआ क्या, क्लाइंट का स्टॉक काउंट करने के लिए गए ना, लेकिन उसमें उसका कसूर था, उसका भी आप खुद फैक्ट्स सुन के अंदाज़ा लगा लीजिएगा। स्टॉक काउंट करने के लिए गए, स्टॉक काउंट था फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स, उधर पड़े थे 8,000 यूनिट्स। मैंने कहा जी ये आपका रिकॉर्ड है जो आपके ही सिस्टम से प्रिंट निकला है, ये कह रहे हैं 10,000 यूनिट है।
ये आपका वेयर हाउस है, इसमें टोटल 8000 पड़े, 2000 किधर है? सिंपल क्वेश्चन था मेरा। वो कहने लगा सर इधर 8000 ही पड़े हैं, 2000 मुझे क्या पता किधर है। मैंने कहा ठीक है, मैंने सीनियर को बता दिया कि सर 2000 मिसिंग है। सीनियर ने डायरेक्टर से बात की, डायरेक्टर ने फिर उसकी खिंचाई की, खिंचाई कुछ ज्यादा हो गई होगी, वो डिसार्ड हो गया, उसने कहा दफा करो क्या जलालत है। मैंने कहा हम ट्रेनिंग स्टूडेंट हम तो आदी हो जाते हैं, हम तो नहीं छोड़ के जा सकते। लेकिन वो क्लाइंट, उसमें कुछ इज्जत गैरत बाकी होती है। उसने रेजिडेंट ने कहा भाई मुझे नहीं पता। बाद में पता चला कि क्लाइंट ने 2000 यूनिट्स ऑर्डर किए थे और वो एक सप्लायर के करीब, जिस सप्लायर ने सप्लाई करनी थी ना, उसी के वेयर हाउस में रिक्वेस्ट की थी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, परचेज करने वाले ने, कि आप उधर ही रख दें, हमारे पास अभी जगह नहीं है, जैसे ही जगह बनेगी हम आपसे वो स्टॉक मंगवा लेंगे। लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो उससे बचने के लिए उन्हें परचेजिंग फौरी कर ली। लेकिन क्रेडिटर से क्या कहा, सप्लायर से अपने पास रखिए। अब वो 2000 स्टॉक बाद में पता चले, अब इसमें ना तो उस बेचारी इन्वेंट्री मैनेजर का कसूर था ना डायरेक्टर्स का, ये तो परचेज मैनेजर को बताना चाहिए था ना, या रिकॉर्ड में कहीं पे ये मेंशन होना चाहिए था। बहरहाल उसके बाद ना ये सारी इन्वेस्टिगेशन में तकरीबन 15 से 20 दिन लग गए। फिर हमें क्या करना चाहिए, जब पता चला ना 2000 यूनिट उस जगह पे पड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए था, वहां जब फिजिकली वेरीफाई करने के लिए गए तो मैंने फिर शोर मचा दिया। वहां पे यूनिट पड़े थे 800, मैंने कहा 1200 अभी भी गायब है। कोई बता सकता है स्टूडेंट रीजन क्या हुई होगी? हाँ जी, ये जो 31 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान में स्टॉक की मूवमेंट हुई थी, 1200 यूनिट उन्होंने अगले 20 दिन में क्लाइंट को भिजवा दिए थे। तो हमने कैसे वेरिफिकेशन की होगी? पहले 800 उधर वेरिफिकेशन की, उधर का रिकॉर्ड लिया कि कितने उन्होंने इन 20 दिनों में बेचे हैं, फिर वापस आके यहां का रिकॉर्ड चेक किया, फॉर्चुनेटली मैच कर गया। तो यूं हमारे, तो मुझे बताएं क्या हमें पहले से ही पता नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट का स्टॉक किस किस जगह पे है? ऐसा ना हो 31 दिसंबर को स्टॉक काउंट करने के लिए जाए तो पता चले आधा इधर है और आधा दूसरे शहर में है। तो एग्री करते हैं कि स्टॉक काउंट करने के लिए कुछ प्रोसीजर पहले, कुछ ड्यूरिंग और कुछ आफ्टर। नो डाउट सबसे ज्यादा हम ड्यूरिंग वाले हैं, लेकिन कुछ पहले और बाद में भी होने चाहिए ना। बाद में कोई प्रोसीजर बता सकते हैं ताकि कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। प्रोसीजर तो पढ़ लेंगे, पहले में एक आपने ये बता दिया सर हम क्लाइंट से पूछ लेंगे उसका स्टॉक किस किस जगह पे पड़ा है, ताकि अपनी टीम को अकॉर्डिंगली प्लान करें। और अगर स्टॉक कोई सोफिस्टिकेटेड नेचर का है तो एक्सपर्ट को भी साथ ले जाए। और रात के 12 बजे स्टॉक काउंट कर रहे हैं, उधर पता चला सोफिस्टिकेटेड इन्वेंट्री है, उधर थोड़ी एक्सपर्ट आएगा, फिर तो पहले से उसके साथ एग्री करना पड़ेगा ना। पहले ड्यूरिंग तो जाहिर है स्टॉक काउंट करेंगे, देखेंगे क्लाइंट का अमला उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। आफ्टर क्या करेंगे? स्टॉक काउंट के बाद देखेंगे बैलेंस शीट में जो स्टॉक की अमाउंट आ रही है स्टॉक लिस्ट के मुताबिक, काउंट के मुताबिक है कि नहीं, उसमें कॉस्ट जो फिजिकल काउंट के दौरान में एनआरवी आइटम आइडेंटिफाई हुई थी ऑब्वियसली उनकी एडजस्टमेंट होगी कि नहीं। तो एग्री करते हैं स्टॉक काउंट करने के लिए बिफोर भी है, ड्यूरिंग भी है, आफ्टर भी है। अब देखते हैं बिफोर क्या क्या। अगर मेन कंसेप्ट समझ आ गया तो अब क्विकली सारी चीजें समझ आ जाएंगी। क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लो। ये इंस्ट्रक्शंस क्लाइंट ने हमें नहीं अपने स्टाफ को दी होंगी। इन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक क्लाइंट के स्टाफ ने फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है। हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते पहले हैं और ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑब्जर्व करते हैं कि उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये बात समझ आ रही? तो इंस्ट्रक्शन पहले, ताकि इंस्ट्रक्शन में अगर कोई अपनी तरफ से चीज ऐड करवानी हो तो करवा दे। डिसाइड विच लोकेशन टू विजिट, पहले होगा डिसाइड अगर क्लाइंट का स्टॉक मल्टीपल लोकेशन पे है। एक्सपर्ट की जरूरत है या कंपोनेंट ऑर्डर की जरूरत है, पहले उसके साथ कर लेंगे, रात के 12 बजे वो अवेलेबल नहीं होगा। डिटरमिन इफ इन्वेंट्री इज हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, उधर जाके शोर ना मचे, पहले से पता हो सबको। आफ्टर क्या करेंगे? इन्वेंट्री बैलेंस शीट के मुताबिक स्टेटेड है, मैच करें। बैलेंस शीट की स्टॉक शीट के साथ मैच करती है कि नहीं। एजिंग रिपोर्ट चेक करें कि कोई मजीद इन्वेंट्री आइटम्स,
बाज़ औक़ात ऐसा होता है फिजिकल कंडीशन ठीक होती है लेकिन इन्वेंट्री पुरानी है, वो एक्सपायर हो चुकी होती है। इंश्योर वैल्यूएशन लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, इंश्योर प्रॉपर कट ऑफ, ठीक है। अब सबसे अहम प्रोसीजर हमारा क्या रह गया? ड्यूरिंग वाला। अब इस सारे ड्यूरिंग में आपने अपने आप को आंखें बंद करें थोड़ी देर के लिए। एज्यूम करें सर्दियों की रात, रात भी आधी रात 12 बजे, और आप क्लाइंट की प्रेमिसेस में मौजूद है। ये सारे प्रोसीजर्स उस वक्त के होंगे, सारे प्रोसीजर्स उस वक्त जब आप रात के 12 बजे क्लाइंट की प्रेमिसेस में बैठे हैं। सारी दुनिया हैप्पी न्यू ईयर, दोस्तों के साथ पार्टी, और आप जिस जगह पे वहां कभी चूहे एक स्टॉक आउट करने के लिए गया तो बाकी उसने एरिया करवा दिया, एक सुरंग सी थी। अच्छा, मैं एक तो उसको देख के परेशान हो गया, फिर मैंने कहा नहीं हम जिम्मेदार है। मैंने कहा सर इधर कहते इधर स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा चेक करवाएं। कहता है सर जी चेक तो मैं करवा देता हूँ, 2 दिन पहले इधर से सांप निकला है। अब आगे स्टॉक करना है काउंट तो कर ले। मैंने कहा नहीं मैंने कर लिया पूरा। तो ये ड्यूरिंग, तो हमने क्या करना है? ड्यूरिंग ऑब्जर्व करना है। किसको ऑब्जर्व करना है? स्टॉक को नहीं, लोगों को। जो मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज स्टॉक काउंट कर रहे हैं, किस लिए ऑब्जर्व करना है? सही कर रहे हैं कि नहीं। कैसे पता चलेगा सही कर रहे हैं कि नहीं? इंस्ट्रक्शन से। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? वो कौन सी सेक्शन देगा? क्लाइंट कौन सी सेक्शन देता होगा अपने स्टाफ को? है ना सवाल। ये वो सवाल है जिसके ऊपर आईकैप ने कंट्रोल्स के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हो। क्या कि क्लाइंट ने अपने स्टाफ को ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इस तरीके से स्टॉक काउंट करो, बताओ ये इंस्ट्रक्शन ठीक है कि इनमें कुछ गड़बड़ है? और गैस कीजिए हमेशा क्या होता है? गड़बड़ है। तो अब हम पढ़ लेते हैं स्टॉक काउंट की इंस्ट्रक्शंस जो लिखी नहीं हुई। किधर गए हैं भाई लिखने वाले? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अभी। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर नहीं, अल्टरनेटिव प्रोसीजर। कोई स्कोप लिमिटेशन नहीं। आइए जरा किताब, ये चैप्टर 12 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 पेज 176 इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शन। जो कौन देता है? मैनेजमेंट। किसको? अपने लो स्टाफ को। किस लिए? इन्वेंट्री कैसे काउंट करनी है सुन लें। पहला, मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी स्टॉप ड्यूरिंग इन्वेंट्री। कहता है जब इन्वेंट्री काउंट करो सेल परचेज बंद कर दो, ताकि पता चले ना ये कट ऑफ ये 31 नंबर है। अगर इन्वेंट्री काउंट के दौरान ही सेल होती रही तो हम पूछेंगे ये इन्वेंट्री किधर है? वो कहेगा वो ग्राहक लेके जा रहा है शॉपर में। हम ग्राहक को कहेंगे रुको भाई ऐसे। तो सेल परचेज रोक दो जब तक इन्वेंट्री। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं वो ईयर एंड के बाद अगले 1 दिन या 1.5-2 दिन अपने जो बिजनेस है उसको बंद रखते हैं। खासतौर पे ये जो मेट्रो वगैरह है ना, कैश एंड कैरी वगैरह, इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर्स जिनकी इन्वेंट्री ज्यादा होती है, ये नॉर्मली कुछ देर के लिए अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड करती हैं। सेकंड, इन्वेंट्री काउंटिंग शीट शुड बी प्री नंबर्ड विद ए डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स बट क्वांटिटीज एज पर बुक शुड नॉट बी प्री रिकॉर्डेड। इसका मतलब क्या हुआ? 2 आइटम्स, दो ऑप्शन बता रहा हूं। पहली ऑप्शन, भाईजान साथ वाली क्लास में चेक करके आए कितनी चेयर्स हैं। पहला क्वेश्चन, कितने बेंच हैं। दूसरा, भाईजान साथ वाली क्लास में चेक करके आए 24 बेंच पूरे हैं। दोनों गए और थोड़ी देर के बाद आ गए, कौन फ्रॉड कर सकता है? 24, दूसरे वाला। वो कहेगा टिक है। इसीलिए जब कभी किसी को भी इंस्ट्रक्शन देनी हो ना कि कोई चीज चेक करके आओ, क्वांटिटी कभी नहीं बतानी चाहिए। इसी कंसेप्ट को हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन में भी पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करोगे ना, क्लाइंट बगैर चेकिंग के साइन करके भेज देगा। इस रिस्क को कैसे कवर करते हैं हम?
ब्लैंक कंफर्मेशन, उसमें अमाउंट दिखते ही नहीं है। तो उसी तरह यहां पे भी बताइए, जिस स्टाफ को हम कह रहे हैं जाओ ये चेक करके आओ सारी चीजें, उसमें सिर्फ चीजों के नाम होने चाहिए कि क्वांटिटी भी होनी चाहिए? सिर्फ नाम होने चाहिए। क्वांटिटी उसे खुद चेक करके लिखनी चाहिए, वो बाद में मैच करेंगे हम हेड ऑफिस बैठ के। क्यों? अगर क्वांटिटी लिखी हुई हो टिक्कू टिक्कू ऑडिट करेगा, टिक 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 करेगा, सब कुछ पूरा है, सब कुछ पूरा है। फिर काउंट शीट शुड बी, टीम शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ वेयर हाउस, और एक्सपीरियंस होनी चाहिए। भाई जो वेयर हाउस मैनेजर है उसे ही स्टॉक काउंट करवाना चाहिए कि किसी और को? क्यों? इंडिपेंडेंट, वरना उसी से पूछेंगे स्टॉक पूरा है तो वो कहेगा पूरा है। भाई ठीक है ना, बिल्ले के सामने दूध रख दिया, उसे कहा पीना नहीं है, और अगले दिन उससे पूछे कितना दूध बढ़ा है, वो क्या कहेगा? पूरा बढ़ा, पूरा बढ़ा। ऐसे ही होगा ना। तो उसके लिए किसी दूसरे बंदे को आना चाहिए स्टॉक काउंट करने के लिए। और दूसरा बंदा कौन हो? मजदूर के सफिशिएंटली एक्सपीरियंस कॉम्पिटेंट पर्सन हो। एक जगह पे एक किताब में लिखा हुआ था वो ऐसे बंदे होने चाहिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज है, ताकि अगर वो गलत काम करे ना तो उनको कल को एहतसाब का डर हो कि हमने कौन सा गलत टिक्कू लगा के निकल जाना है, हमने इधर ही रहना, हमने इधर ही रहना। बाज़ औक़ात होता है फल लेने के निकले, एक दुकान वाला बैठा है, एक रेडी वाला बैठा है, किसमें रिस्क ज्यादा है कि खराब फल देगा? क्यों भला? उसे पता है मैंने निकल जाना है। तो उसी तरह हमारे परमानेंट एम्प्लॉय, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय से स्टॉक काउंट कराना चाहिए। किसी बाहर मजदूर से पकड़ेंगे वो सिंपल टिक्कू करके निकल जाएगा। क्लियर इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन विच एरिया, हर एक को बताना चाहिए कि आपने ये एरिया वेरीफाई करना है, आपने ये कि नहीं, कि उन्हें कहना चाहिए खुद से डिसाइड कर लो, बता देना चाहिए। वरना अगर टीम पे छोड़ देना, टीम पे तो होता कुछ एरियाज होते ही नहीं है चेक, जो सुरंगें होती है उधर कोई भी नहीं जाता, और जहां पे एसी लगा होता है गर्मियों में या सर्दियों में हीटर लगा होता है वहां पे सारे स्टॉक काउंट करने पहुंच जाते हैं। तो क्लियर इंस्ट्रक्शन स्टाफ को देनी है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस, क्या किस एरिया को किसने वेरीफाई करना है, और जिस एरिया को भी वेरीफाई करें टैग करते जाए, टिक लगाते जाए, मार्क करते जाए। क्यों? डबल काउंटिंग ना हो जाए, डबल काउंटिंग ना हो जाए। तो मार्क किया होगा, टैग किया होगा, डबल काउंटिंग। बात कुछ इन्वेंट्री होती है, बैग वगैरह पैकिंग होती है, मोबाइल वगैरह, उस पे भी डब्बे के ऊपर भी हम निशान लगा लेते हैं कि ये डब्बा चेक कर लिया, कहीं क्लाइंट इसी को दोबारा डुप्लीकेट काउंट ना करवा दे। इन्वेंट्री काउंटिंग शीट्स पेंसिल के साथ फिल होनी चाहिए कि पेन के साथ करें? क्यों? पेंसिल के साथ क्या मसला है, वो रेज करके दोबारा चेंज कर देगा। प्री नंबर होनी चाहिए? क्या प्री नंबर होना चाहिए? ये 1 या 2 शीट्स कहीं गुम ना हो जाए कोई। अगर प्री नंबर नहीं है शीट और कोई गुम हो गई, आपके फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा कि ये कोई पेज गुम हो गया। फिर आप कहेंगे नहीं फिजिकली बैलेंस ज्यादा है, बुक स्टॉक शीट का कम है। प्री नंबर होना चाहिए ताकि मिसिंग हो तो पता चल जाए। साइन करे हर टीम मेंबर किसने किसको चेक किया है, ताकि अकाउंटेबिलिटी डिटरमिन हो सके। कल को कोई मसला निकले, साइन का ये फायदा होता है कि हर वर्किंग मसला कल को निकले तो पता चले किसने किया था। डैमेज आइटम अलहदा से आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी चाहिए ना। क्यों होनी चाहिए? ताकि डैमेज आइटम का अंदर भी रिकॉर्ड किया जाए। चलिए ये प्रोसीजर है। शाम को नहीं मिलते हैं, सिर्फ दोपहर को मिलते हैं। प्रोविजन कंटिजेंसी नहीं, मैं इधर ही बैठा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, टीयर रूम में आ जाना। मैं तो हाँ साथ आपने भी ये सुना, देखा नहीं होगा कभी टीयर रूम में। आओ दिखाता हूँ। जब कभी आप कोई भी सवाल पूछना चाहें वहां पे आ सकते हैं। हम और हमारी सारी टीम आपके खिदमत के लिए हाजिर है। हाजिर है? नहीं तो मैंने यही कहा। अच्छा तो मतलब नहीं भी होते ना इस किस्म के, आप उधर भी रहे। प्रोविजन में कितनी किस्म की प्रोविजन है?
अच्छा, प्रोविजन और कंटीजेंसी में कोई फर्क बताएगा? यस सर। नहीं, प्रोविजन जो होती है ना, प्रोविजन और हाँ हाँ हाँ, प्रोविजन जो होती है ना मैनेजमेंट ने खुद रिकॉर्ड की होती है, और कंटीजेंसी प्रोविजन है रिकॉर्ड हुई होती, कंटीजेंसी डिस्क्लोज हुई होती। प्रोविजन में बहुत सी तरह की प्रोविजन आ सकती, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर लीगल केसेस, लेकिन कंटीजेंसीज में नॉर्मली सिर्फ एक लीगल केस आते हैं, लीगल केस। तो इसका मतलब है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविजन और कंटीजेंसी में फर्क है, लेकिन ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रोविजन के प्रोसीजर कंटीजेंसी में भी आएंगे, क्योंकि वही लीगल केस अगर आउटफ्लो प्रोबेबल है तो प्रोविजन में होगा, और वही अगर आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल है तो कंटीजेंसी में डिस्क्लोज होगा, है वही। तो हमारा फोकस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से ज्यादा उस ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन के ऊपर होता है। पर अच्छा, प्रोविजन में क्या करेंगे? पर क्लाइंट से डिस्कस करेंगे, सर प्रोविजन की लिस्ट दीजिए, कौन कौन सी प्रोविजन रिकॉर्ड की है, बेसिस ऑफ प्रोविजनिंग क्या है, किस बेसिस पे कैलकुलेट की प्रोविजन। ये रेंट के बाद देखेंगे क्या ये रेंट के बाद जो रिजल्ट्स हैं, यानी ये रेंट के बाद बैड डेट्स हैं फॉर एग्जांपल, वो प्रोविजन फॉर बैड डेट की रेशियो के मुताबिक ही हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट भी देखेंगे, पिछले सालों के साथ कंपेयर करेंगे, एनुअल चेंज है कि नहीं। ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं क्या नहीं पढ़ी हुई? कोई लीगल केस है कंटीजेंसी में, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? वही प्रोसीजर सारे कंटीजेंसी के, तो वही सारे प्रोसीजर है जो लिटिगेशन के थे, कंटीजेंसी के वही सारे प्रोसीजर हैं जो लिटिगेशन के थे, कंटीजेंसी के वही सारे प्रोसीजर जो लिटिगेशन के हाँ क्या थे, बताएगा सर बोर्ड मीटिंग के मिनट्स देखें, लॉयर कॉपी पढ़ ले, सब्सिक्वेंट स्टेटस। तो लिटिगेशन और कंटीजेंसीज तो एक ही है, लेकिन प्रोविजन में आपको कुछ एडिशनल चीजें भी नजर आएंगी। क्यों भला? प्रोविजन के प्रोसीजर कुछ सेम है, कुछ डिफरेंट है। क्यों भला? क्योंकि प्रोविजन में सिर्फ प्रोविजन फॉर लीगल केसेस नहीं है, और भी जैसे अगर डिसमेंटलिंग की प्रोविजन है तो आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ती है, जो कि बाकी के जो कंटीजेंसी में नहीं करनी पड़ती। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है तो उसे देखना है जो लेटेस्ट टैक्स रूल्स हैं उनके मुताबिक उन रेट्स को यूज करते हुए कैलकुलेशन की गई हो। तो इन शॉर्ट प्रोविजन और कंटीजेंसी में, कंटीजेंसी तो हमने पहले पढ़ लिया हुआ है, कहां? लिटिगेशन में। प्रोविजन के भी प्रोसीजर ज्यादातर हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि लिटिगेशन वाले कुछ होंगे। ठीक है, एक दफा पढ़ लें प्रोविजन के प्रोसीजर सारे, और मुझे बताइए कि इनमें कोई ऐसा प्रोसीजर जो आपको समझ नहीं आया। यही सुनना चाह रहा था, सारे आ गए ना। ये रिलेट विद अदर एरियाज का क्या मतलब? नहीं है ये चीज। कौन सा? हाँ शाबाश। क्या चीज? हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। ये बंदा हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा कहता है शेर आया। अब की बार फिर चला रहा है, कोई इस पे यकीन करेगा? लेकिन जब कभी ये शेर आया चलाता है, हमेशा जाके देखते हैं शेर मौजूद होता है। तो अगली दफा फिर चलाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर मैनेजमेंट की असेसमेंट प्रोविजन फॉर बैड डेट की पास्ट में ठीक होती है, यानी पास्ट में मैनेजमेंट जितनी प्रोविजन एस्टिमेट करती है उतना ही बैड डेट होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस साल हिस्टोरिकली अगर प्रोविजनिंग एक्यूरेट है तो इस साल भी एक्यूरेट होगी। असेसमेंट है ना, पास्ट में मैनेजमेंट की प्रोविजनिंग ठीक है तो इस साल भी प्रोविजनिंग ठीक हो। लेकिन ये सोच के हमने ये नहीं कहना कि कुछ भी प्रोसीजर ही ना करें, ये एक तसल्ली का तरीका है, लेकिन दूसरे प्रोसीजर भी परफॉर्म करने हैं, इसलिए दूसरे भी पढ़ लें। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी समझ आ गया कि मैनेजमेंट अगर पास में असेसमेंट ठीक करती रही है, मतलब इस साल भी इसकी असेसमेंट ठीक होगी।
0.5 कौन सा है? रिव्यू यही था। चेक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ये कौन सा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है? वो था ना, वो राइजिंग फ्रॉम प्रोविजन का क्राइटेरिया होता था, पास्ट ऑब्लिगेशन नहीं, करंट ऑब्लिगेशन राइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, कोई इस तरह का डेफिनेशन होती थी। अकाउंटेंट बैठे हैं, बताएं ना आप, वो क्राइटेरिया, ये वो वाला क्राइटेरिया ना समझिएगा जो डेवलपमेंट वाला था, वो तो डेवलपमेंट कास्ट की कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया था, ये प्रोविजनिंग का क्राइटेरिया। शाबाश, और पूछें और। अच्छा नहीं तो फिर मैं पूछूं, रिव्यू लिस्ट फॉर ओमिशन बेस्ड ऑन ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ बिजनेस, इसका क्या मतलब है? आप आज से 2 साल बाद किसी क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जाएंगे, वो आपको भी नहीं पता कौन सा है, ठीक है, और मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है उसकी बैलेंस शीट होगी ना, उसमें लायबिलिटीज को जाके देखिएगा, उसमें एक बिजली का बिल आउटस्टैंडिंग होगा, रेंट आउटस्टैंडिंग होगा, टैक्स की प्रोविजन रखी होगी उन्होंने। ये कैसे पता चला? अंडर एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग से। तो अगर राइटर को अपनी अंडरस्टैंडिंग से पता हो कि कुछ लायबिलिटीज, कुछ प्रोविजन हमेशा इस तरह सेक्टर की बैलेंस शीट में, कंपनी की बैलेंस शीट में आ रही होती है, तो हमने देखना वो इंक्लूड किया कि नहीं की। हमारा एक क्लाइंट था, अल्लाह बख्शे उसको, मतलब अभी भी है, लेकिन हम ऑडिटर क्लाइंट नहीं है, उसकी आदत थी आखिरी महीने की जो दिसंबर की सैलरीज की अक्रूवल थी ना, मजाल है कभी उसने रिकॉर्ड की हो, वो कैश बेसिस पे एंट्री डालता था। दिसंबर की सैलरी जनवरी 5 जनवरी को पे करता था, 5 जनवरी को एक्सपेंस डालता था। तो उसे गुस्सा होकर कहते यार तुम्हें पता ही नहीं है अक्रूवल की एंट्री। सर गलती हो गई, इस दफ़ा अक्रूवल आप रिकमेंड कर दें, अगली दफ़ा हम खुद रिकॉर्ड कर लेंगे, अगली दफ़ा फिर रिपीट, फिर अगली दफ़ा फिर रिपीट। तो क्लाइंट की आदत है, वो नॉर्मली जब उसके सिस्टम के मुताबिक जो चीज़ें चल रही होती है ना पूरा साल, ये एंड पे भी उसी तरीके से काम करता है। जो पूरा सेशन में जिसने केस स्टडी सॉल्व नहीं की, एंड में पेपर वाले दिन उससे केस स्टडी सॉल्व हो जाएगी? नहीं होती ना। जो रूटीन बनी होती है उसी तरीके से काम होता है। रूटीन में होता है पढ़ा, जहन में आ गया क्या सवाल लिखना है, सोल्यूशन के साथ मैच किया, ठीक है जी हो गया, आगे चले। एग्जाम में बैठ के भी ऐसे स्टूडेंट को यही मसला आता है, क्या केस स्टडी पढ़ के पता चल जाता है किस चैप्टर का केस स्टडी है, ये भी पता चल जाता है लिखना क्या है, लिखा नहीं जाता। लिखते हुए हाथ जो है ना वो लर्जता है, क्या कांपता है, कांपता है। तो क्यों कांपता है, क्यों नहीं लिखा जाता? सारे सेशन में जिसने लिखा ही नहीं, वो आखिरी दिन थोड़ी लिखा जाएगा उससे। तो जो सेशन जिस क्लाइंट ने सारे साल का भी अक्रूवल पास नहीं की, ये एंड की अक्रूवल पास करता होगा वो? कोई नहीं होती पास उससे, कहाँ बजाते हैं उसके, वो फिर हमें ही करने पड़ते हैं। और क्वेश्चन, और क्वेश्चन, अगली क्लास का ये कौन सा प्रोसेस तो है ही नहीं, अगली क्लास का टाइम हो, नहीं नहीं ये इधर का नहीं है। ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन, एस्टिमेट रीजनेबल है कि नहीं, शाबाश शाबाश। अच्छा गलती देखें, 2 दफा लिख दिया, वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन है, तो ये किसकी है, तो ये किसकी है, ये एस्टिमेट्स है। चले घर जाके अब आपने यही पढ़ के मुझे कल बताना है कि ये दोनों एक ही है कि फर्क है। मेरा ख्याल है एक ही है, गलती से डुप्लीकेशन हो गई है। कल आपने मुझे क्लियर हो गया। आज हमने क्या पढ़ा, जाते जाते बताइए, घर वाले पूछेंगे ऑडिट सीखने के लिए भेजा था, सीए करने के लिए भेजा था, इतनी बारिश में कुर्बानी दे के आए हो, क्या सीख के आए हो, क्या बताएंगे? आज हमने स्टॉक काउंट करना सीखा, आज हमने इन्वेंट्री को वेरीफाई करना सीखा, आज हमने प्रोविजन और कंटीजेंसी को वेरीफाई करना सीखा, मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन वही स्टॉक काउंट कैसे करते हैं वो सीखी हमने। आज के बाद कोई किसी भी फर्म का पार्टनर आपसे कहे हमारा एक क्लाइंट है, उसकी इन्वेंट्री पता नहीं कैसे वेरीफाई करनी है, आपने कहना है हम बताते हैं आपको इन्वेंट्री कैसे वेरीफाई करनी है। बताइए कौन सी असर्शन, जो भी असर्शन कहे छाप देंगे, छाप देंगे। एग्जाम में आपसे केस स्टडीज में 2 बातें खास तौर पे पूछ सकता है केस स्टडी। एक तो रिप्रोडक्शन में कुछ भी एरिया पूछ सकता है, 2 बातें केस स्टडी में, एक एनआरवी ये वाला कंसेप्ट और एक इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताई हैं। वो कौन सा पेज था? 176।
176 में सिर्फ इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शंस वाला पोर्शन है, 8-9 लाइनें ये पढ़नी है, ऊपर नीचे वाली चीजें नहीं पढ़नी। ये ना बाकी भी पढ़ा है, बाकी नहीं पढ़ना, सिर्फ जो पढ़ाया उतने ज्यादा नहीं पढ़ते होते ना हम। चलिए इसकी केस स्टडीज सेकंड क्लास, ठीक है सेकंड क्लास, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, कुछ करते हैं, चाय बिरयानी या समोसा वगैरह कुछ, ठीक है हाँ चलें। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।